जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा मसले पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे लोकसभा के स्पीकर को हटाने की उस दुर्लभ और जटिल प्रक्रिया के बारे में जो हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर एक बड़ी रोशनी डालती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप संसद के अंपायर को कैसे हटाते हैं। सोचकर देखिए, एक हाई स्टेक क्रिकेट मैच चल रहा है और अंपायर पर ही पक्षपात का आरोप लग जाए, तब क्या होगा? संसद में स्पीकर का रोल भी आप समझिए कुछ ऐसा ही होता है। चलिए आपको ले चलते हैं फरवरी 2026 के उस तनाव भरे बजट सत्र में। भारतीय संसद के गलियारों में माहौल पहले से ही काफी गर्म था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तनातनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और फिर 10 फरवरी को दोपहर 1:14 पर इस टकराव ने एक औपचारिक शक्ल ले ली। विपक्षी दलों ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक नोटिस दिया, और ये कोई मामूली कागज नहीं था। ये सीधे सीधे स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव था। इस नोटिस पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 118 सांसदों के दस्तखत थे। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि किसी एक पार्टी का गुस्सा नहीं था, बल्कि विपक्ष की तरफ से एक सोचा समझा और एक साथ मिलकर उठाया गया कदम था। तो सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची क्यों? विपक्ष को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उनकी असली शिकायतें क्या थीं? चलिए अब जरा इन आरोपों की तह में चलते हैं। विपक्ष ने मुख्य तौर पर 3 गंभीर आरोप लगाए। पहला, कि जब भी विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते तो उनकी आवाज दबाने के लिए उनका माइक अक्सर बंद कर दिया जाता था। दूसरा, जब वो एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब से कुछ जरूरी बातें पढ़ना चाहते थे तो उन्हें रोक दिया गया। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा विवाद बना, वो था स्पीकर का खुद का एक बयान। अध्यक्ष ओम बिरला की ये टिप्पणी कि उन्हें सदन के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी अप्रत्याशित कृत्य का डर था, विपक्ष को बहुत अपमानजनक और बेबुनियाद लगी, और इसी एक बयान ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुई राजनीतिक गहमागहमी की बात। अब जरा इस खेल के नियम कायदे भी समझ लेते हैं। चलिए संविधान की रूल बुक खोलते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। स्पीकर को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा का वोट काफी नहीं होता। संविधान में एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी प्रभावी बहुमत। ये थोड़ा टेक्निकल है पर इसे समझना आसान है। मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, पर 3 सीटें खाली हैं, तो सदन की प्रभावी ताकत हुई 540। इसका मतलब प्रस्ताव पास करने के लिए आपको 540 के आधे से ज्यादा, यानी कम से कम 271 सांसदों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। ये स्लाइड आपको सिंपल और इफेक्टिव मेजॉरिटी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सिंपल मेजॉरिटी रोजमर्रा के कामकाज के लिए होती है, लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है? ऐसा इसलिए है ताकि स्पीकर जैसे अहम पद पर बैठे व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक खींचतान की वजह से आसानी से न हटाया जा सके। ये इस पद की गरिमा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में संविधान के 2 आर्टिकल समझिए किंग मेकर की भूमिका में हैं। पहला है आर्टिकल 94C, जो कहता है कि आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, और दूसरा है आर्टिकल 96, जो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो तो वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। वो एक आम सांसद की तरह बहस में हिस्सा ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नोटिस दे देना ही काफी नहीं है। ये तो बस एक लंबी और मुश्किल दौड़ की शुरुआत है, जिसके हर कदम पर लोकसभा के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होता है। इस रास्ते में 3 बड़े पड़ाव हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के 3 मुश्किल लेवल्स की तरह। लेवल 1, 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है ताकि दूसरी तरफ को तैयारी का पूरा मौका मिले। लेवल 2, जब प्रस्ताव पेश हो तो कम से कम 50 सांसदों को उसके समर्थन में खड़ा होना होगा, ये साबित करने के लिए कि ये कोई हवाई बात नहीं है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल लेवल, बहस और वोटिंग, जिसमें आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी का पहाड़ पार करना होता है। चलिए अब इन सब नियम कानूनों की दुनिया से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं और नंबरों को समझने के बाद इस प्रस्ताव के पास होने की असल में संभावना कितनी है? और इसका जवाब सच कहें तो बहुत सीधा और साफ है। आज के जो समीकरण है उन्हें देखते हुए इस प्रस्ताव का पास होना लगभग नामुमकिन है।
लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास जो बहुमत है उसके सामने विपक्ष के पास वो 272 से ज्यादा वोट नहीं है जो इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए चाहिए। यहीं पे सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर विपक्ष को ये बात पता है कि नंबर उनके साथ नहीं है, अगर ये प्रस्ताव गिरना तय है, तो फिर ये सब किया ही क्यों जा रहा है? इसका जवाब राजनीति की गहरी परतों में छिपा है। और इसका जवाब है प्रतीकात्मक लड़ाई के आइडिया में। राजनीति में कभी-कभी लड़ाई का मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि एक बड़ा संदेश देना होता है। ये स्लाइड आप देखिए इस पूरी राजनीतिक बाजी को 2 शब्दों में समेट देती है। एक तरफ है सरकार की ताकत, जो है संख्या, उनके पास वोट है, वो जीत जाएंगे। दूसरी तरफ है विपक्ष का लक्ष्य, जो है नैरेटिव, यानी वो कहानी, वो संदेश जो जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उससे कंट्रोल करना। तो इस प्रतीकात्मक लड़ाई के असल में 2 मकसद हैं। पहला, देश की जनता को एक राजनीतिक संदेश देना कि देखिए, हम संसद में आपकी आवाज के लिए लड़ रहे हैं, भले ही हमारे पास नंबर ना हो। और दूसरा, स्पीकर पर एक नैतिक दबाव बनाना। ये एक तरह की चेतावनी है कि भविष्य में उन्हें ज्यादा निष्पक्ष रहना होगा, नहीं तो इस तरह के विरोध का सामना करने के लिए वो तैयार रहें। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब लोकतंत्र में संख्याएं ही आखिर में परिणाम तय करती हैं, तो क्या नैरेटिव की यानी कहानी और संदेश की लड़ाई का सच में कोई महत्व बचता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो GS एग्जाम एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।